हाय दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। संस्कृत के इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको इतना बेहतर व्याख्या सहित आपको वीडियो प्रोवाइड करना चाहता हूँ जितना आपको कहीं ना मिले। तो इसके लिए आप हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस को विजिट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इतनी मेहनत के बाद अगर आप सफल नहीं रहे तो कहीं ना कहीं आप में सोचिए कुछ कमी रह गई है। तो उस कमी को दूर करने के लिए आप निरंतर प्रयास करते रहिए, अथक प्रयास करते रहिए। दोस्तों, इसी से संबंधित देखिए हमारे पास एक कोर्स भी लगा हुआ है। हमारे जो टेक्नीशियन महोदय हैं वह कलाकारियाँ करते रहते हैं। तो देखिए, मेहनत इतनी करो कि सफलता, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे। ले ले बेटा, ये तो तेरा हक है। मतलब इतनी ज़्यादा परिश्रम कर दो, इतनी ज़्यादा मेहनत कर दो, सफलता खुद ही शोर मचा दे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा आज का? तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। तो प्रश्न को इस तरह से कीजिए, एक प्रश्न को हल करने में आपके लगभग कम से कम 4 से 5 प्रश्न तो तैयार हो जाने चाहिए। 4 से 5 टॉपिक आपकी तैयार हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा है, और जब समय कम बचा है तो इसको आप आसानी से ना जाने दीजिए। पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ जुड़ जाइए हमारे साथ और आइए हल करते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा? पहला प्रश्न है, कथा कथनम एकम शिक्षण शास्त्रीयम उपकरणम अस्ति तस्य उपयोगः क्रियते। कथा कथन एक शिक्षण शास्त्रीय उपकरण है, उसका उपयोग किया जाता है, उसका उपयोग करते हैं या किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? देखिए, तो ये रहा आपका पहला क्या है, आपका पहला उत्तर क्या, पहला ऑप्शन क्या है आपका? तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने है। क्या ऑप्शन है? तो ये देखिए, श्रवण कति गतिविधो छात्राणाम नियोजितो। क्या है? श्रवण गतिविधो छात्रान नियोजितुम। तो इसमें श्रवण की गतिविधि को छात्रों में नियोजित करना होता है, श्रवण विधि को। अब बताइए, ये कथा कथन विधि का शिक्षण उपकरण है, इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तो श्रवण गतिविधि से छात्रों को नियोजन करने के लिए। तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या है? छात्राणाम संभाषण कौशलस्य विकासार्थम। छात्रों में संभाषण कौशल के विकास के लिए, छात्रों में संभाषण कौशल के विकास के लिए। तो अब बताइए, ये जो कथा कथन विधि है, क्या ये छात्रों के कौशल विकास के लिए होता है, संभाषण के विकास के लिए होता है? तो नहीं, यह भी नहीं है। भाषा साहित्य कौशल से विकासार्थम, भाषा साहित्य कौशल से विकासार्थम, भाषा माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा अटक अटक कर आवाज़ आ रही थी क्योंकि हमको छींक आने वाली थी। तो अब माफ़ कीजिएगा, चलती हैं अपने धारा प्रवाह से अपने प्रश्न पर। तो देखिए क्या है, भाषा साहित्य कौशल से विकासार्थम, भाषा साहित्य के कौशल विकास को बढ़ाना। तो भाषा साहित्य के कौशल विकास को बढ़ाना, या फिर कक्षायाम अनुशासनम पालयतु, कक्षा में अनुशासन के पालन के लिए, कक्षा में अनुशासन के पालन के लिए, या छात्रों में संभाषण कौशल के विकास के लिए, या फिर श्रवण कौशल की गतिविधि को नियोजित करने के लिए। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा? तो इसमें जो हमारा आंसर, सही आंसर होगा दोस्तों, वह होगा भाषा साहित्य के कौशल के लिए। क्योंकि जो कथा कथन विधि है ये हमारा किसके लिए महत्वपूर्ण होती है? तो भाषा साहित्य के लिए महत्वपूर्ण होती, भाषा साहित्य के लिए, साहित्य के लिए सहायक होती है या महत्वपूर्ण होती है। तो भाषा साहित्य कौशल विकासार्थम, भाषा साहित्य के कौशल के विकास के लिए यह उपयोगी होता है। कौन? कथा कथनम एकम शिक्षण शास्त्रीय उपकरणम। ठीक है।
चलिए फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, जल्दी जल्दी करके निकलते हैं। तो दूसरा हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, तो दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, भाषायाः अक्षरः ध्वनि संबंध स्थापन द्वारा पठनस्य क्या कहलाता है, पठनस्य क्या कहलाता है। तो आइए हल करते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि हमने कितनी बार बताया, जितनी बार मिल रहा है उतनी बार इसको हम डिराइव करते चल रहे हैं, परिभाषित करते हुए चल रहे हैं। प्रत्यक्ष, इसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, तो बच्चों के समक्ष उपस्थित होकर या उस वस्तु को उपस्थित करके शिक्षण कार्य करना ही डायरेक्ट मेथड कहलाता है। तो इसमें समक्ष उपस्थित होने की कोई बात नहीं है, यानी कि यह आपका उत्तर नहीं होगा, यह आपका उत्तर नहीं होगा। तो पहला तो आपका गलत हो गया। दूसरा शाब्दिक विधि, और तीसरा समग्र भाषा विधि, चौथा आंशिक भाषा। आंशिक भाषा विधि में क्या होता है, तो आंशिक भाषा विधि में अंश किसी पद्य या गद्य या फिर किसी सूक्त के अंशों में तोड़कर उसको क्या करना, बताना ही आंशिक भाषा विधि है। तो ये तो अंशों में हो गया, छोटे छोटे पार्टों में समग्र भाषा विधि। और इसमें क्या बात किया गया है, अक्षर और ध्वनियों का संबंध स्थापित करना है। अक्षर और किसका, ध्वनियों का संबंध स्थापित करना है। तो अक्षर और ध्वनियों का संबंध किसमें स्थापित होता है, तो दोस्तों अक्षर और ध्वनियों का संबंध स्थापित करने की सबसे अच्छी विधि है पढ़ने में, वह है शाब्दिक विधि। क्या है, शाब्दिक विधि। जैसे आपके सामने क्या है, क है, म है और ला है। इन तीनों का संबंध स्थापित करने के लिए पढ़ने में इनको जोड़कर एक शब्द का निर्माण कर लिया जाए। देखिए यह हो गया हमारा कमल। क्या हो गया, कमल हो गया। तो ये शब्दों और अक्षरों को क्या कर दिया गया, समन्वित कर दिया गया, इनका संबंध स्थापित कर दिया गया नियमों के द्वारा। तो चलिए आगे चलते हैं अपने प्रश्न पर। इसमें क्या उत्तर होगा आपका, तो इसमें आपका उत्तर जो होगा वो होगा बी। और इसमें है क्या, तो इसमें है शाब्दिक विधि। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पाठ्य पुस्तकाद बहिर्गमनम इति उक्ते। पाठ्य पुस्तकाद बहिर्गमनम, गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से बाहर जाकर, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाकर बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया होती है। पाठ्य पुस्तक से बाहर जाकर, परिवेश से जोड़कर, वातावरण से जोड़कर बच्चों को पढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा उत्तर समीचीन होगा इसके लिए, कौन सा उत्तर सही होगा इसके लिए। तो आइए देखते हैं। पाठ्य पुस्तकम अतिरिच्य पूरक पाठन सामग्रीणाम प्रबंधम, ये पहला ऑप्शन हो गया आपका। दूसरा ऑप्शन क्या है, पाठ्य पुस्तकस्य उपेक्षा कृत्वा तत् बहिर्गमनम, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ज्ञानम स्यात्, ये हो गया। अब इसके बाद पाठ्य पुस्तकात् बहिर्गमनम कृत्वा छात्राणाम भारम अधिक न वर्धते। तो पहले का अर्थ क्या होगा, पाठ्य पुस्तक से अतिरिक्त, पाठ्य पुस्तक से अतिरिक्त जाकर पूरक पाठन सामग्री का प्रबंध करना। ठीक है, पाठ्य पुस्तक की उपेक्षा करके बाहर पढ़ाना, पाठ्य पुस्तक की उपेक्षा करना, सीधे सीधे बात हो गई इसकी। तीसरा क्या है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ज्ञान को बढ़ाना। और अगला क्या है, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना क्या कहलाता है, छात्रों के भार को कम करता है। भार को क्या करता है, अधिक नहीं बढ़ाता है, भार को अधिक नहीं बढ़ाता है। तो इसमें से आपका जो उचित उत्तर होगा, सर्वतो महत्वपूर्ण उत्तर होगा, सबसे महत्वपूर्ण जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा। क्यों सही उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ये सही उत्तर इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, पाठ्य पुस्तक से अतिरिक्त पठन सामग्री का प्रबंधन करना। तो पाठ्य पुस्तक से अतिरिक्त जाकर, परिवेश से जोड़कर, वातावरण से जोड़कर पाठ्य सामग्री, पूरक पाठ्य सामग्रियों की व्यवस्था करके, प्रबंध करके उनको पढ़ाया जाना,
ज़्यादा रोचक होता है, बच्चे उसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं। तो बच्चे जिसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं, ज़्यादा सक्रिय होते हैं, वही हमारा क्या होता है, सबसे उचित उत्तर होता है। तो ये देखिए हमारा पहला वाला सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। तो चौथा प्रश्न क्या है, यू लेखका नाम आवश्यकतानुसारम शिक्षक। तो यू लेखता नाम, ये हम आप लोगों के लिए एक होमवर्क छोड़ देते हैं दोस्तों। ये आप लोग ढूंढ के कीजिएगा, चाहे फिर खुद से किसी से पूछ के कीजिए, अपना दिमाग खुद लगा कर कीजिए। अगर आप यह कर ले रहे हैं तो 100% हम गारंटी दे रहे हैं कि आप सीटेट पास हो जाएंगे। 100% की गारंटी दे रहे हैं कि आप सीटेट पास, यह आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न पर आते हैं। तो संभाषण कौशलस्य गतिविधे आकलन समय अधोलिखितेषु किम न आवश्यकम। मतलब नीचे लिखा हुआ जो अंश है उसमें से कौन सा आवश्यक नहीं है, पहले तो ये देखिए कौन सा आवश्यक नहीं है। किसके लिए आवश्यक नहीं है, संभाषण कौशल की गतिविधि का आकलन करने के लिए। संभाषण कौशल की गतिविधि का आकलन करने के लिए कौन सा विकल्प इसमें से आवश्यक नहीं है की बात कर रहा है। इसका मतलब है 3 उसमें से आवश्यक हैं। अब देखिए, ध्वनि नाम शब्दा नाम उच्चारणम, ये तो हो गया। दूसरा क्या है, संदर्भा नाम आगता नाम शब्दा नाम रुचिराम प्रयोगा। उसके बाद ये भी सही है, शब्दकोश से उपयोगा। अब बताइए, संभाषण कौशल की गतिविधि हो रही है, उसमें आप शब्दकोश पर कहाँ ध्यान देंगे, शब्दकोश का उपयोग कहाँ से करेंगे। यही आपका यहाँ पे उपयोगी नहीं है, आवश्यक नहीं है। भाषण स्पष्टता, देखिए ध्वनियों और शब्दों का उच्चारण आपको ध्यानपूर्वक करना चाहिए। संभाषण कौशल का यह एक गुण है। और दूसरा क्या है, संदर्भ, जो संदर्भ आप पढ़ रहे हैं, जो संदर्भ आ रहा है उसमें शब्दों का उचित प्रयोग, शब्दों का उचित प्रयोग। तो अब बताइए, जो संदर्भ आप पढ़ रहे हैं उसमें शब्दों का उचित प्रयोग को करना आवश्यक होता है। यह भी सही हो गया, यह भी सही हो गया। उसके बाद भाषणे स्पष्टता, जो आप भाषण दे रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जिसका आप वाचन कर रहे हैं, जिसका आप वाचन कर रहे हैं, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, यह भी आवश्यक है। यदि यह स्पष्ट नहीं है तो आपके भाषण कौशल में विकास नहीं होगा, भाषण कौशल का विकास नहीं माना जाएगा। तो इसमें ये तीनों सही हैं, और तीनों सही हैं का मतलब तीनों के तीनों आवश्यक हैं। तो अनावश्यक इसमें से कौन सा है, तो इसमें से अनावश्यक शब्दकोश से उपयोग है, शब्दकोश का उपयोग है, यही आपका अनुपयोगी इसमें हो गया। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 5 प्रश्न हो गए हमारे, छठे प्रश्न पर चलते हैं। तो भाषायाः निरंतर समग्र यहाँ पे मूल्यांकन है, ये देखिए, भाषायाम निरंतर समग्र मूल्यांकनार्थम कस्योपरि बलम देयतम। भाषा में समग्र मूल्यांकन, भाषा के समग्र मूल्यांकन में सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया जाता है, सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया जाता है। भाषा के निरंतर विकास में सबसे ज़्यादा मूल्यांकन के समय किस पर बल दिया जाता है। तो आइए देखते हैं, शब्द उच्चारण के पर किस पर बल दिया जाता है, शब्द उच्चारण पर, या विभिन्न संदर्भेषु भाषा, विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोगम सामर्थ्यम, उत्तम शब्दावली। उसके बाद क्या है, उत्तम शब्दावली। उसके बाद क्या है, प्रयोजना कार्यम भाषाया व्यवहारम कृत्वा। तो अब ये बताइए, इसमें से मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, क्या बताया था कि विभिन्न संदर्भ की बात जहाँ पर आ जाए, विभिन्न संदर्भ की बात जहाँ पर आ जाए तो वहाँ पर उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाता है। यहाँ पे देखिए सामर्थ्य की बात आ गई है, बालक में सामर्थ्यता की बात आ गई है। तो बालक में सामर्थ्यता और
सामर्थ्यम और विभिन्न संदर्भ। जब दोनों एक ही में आ गया तो यही तो हमारे सकारात्मक शब्द हैं, इनको नोट कर लीजिए, बाकी और किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा जब विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के लिए समर्थ हो जाता है तो वही उसका समग्र मूल्यांकन होगा। इसी के संदर्भ में सबसे ज़्यादा बल इसी पर दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये तो हमारा जो प्रश्न था ये तो हलवा हो गया, किसके अनुसार? ट्रिक के अनुसार। तो चलिए, त्रिभाषा सूत्रानाम अनुसारम प्रथम भाषा भवेत्। त्रिभाषा सूत्र क्या होता है? सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है आपके लिए। सबसे पहले क्या जानना जरूरी है आपके लिए? तो सबसे पहले आपके लिए यही जानना जरूरी है कि त्रिभाषा प्रयोग क्या है, त्रिभाषा अनुसार क्या है, त्रिभाषा नियम क्या है, त्रिभाषा सूत्र क्या है। त्रिभाषा सूत्र, तो त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषाओं को महत्व दिया जाता है। पहली भाषा होती है जो, पहली भाषा कौन सी भाषा होती है दोस्तों? तो पहली भाषा कही जाती है आपकी मातृभाषा। पहली भाषा कौन सी भाषा? मातृभाषा। पहली भाषा कौन सी भाषा? मातृभाषा। दूसरी भाषा आपकी कही जाती है, क्या लिखते जा रहे हैं, दूसरी भाषा क्या कहलाती है? तो दूसरी भाषा आपकी कहलाती है प्रांतीय भाषा। दूसरी भाषा आपकी प्रांतीय भाषा। तीसरी भाषा आपकी आती है इसमें से अंग्रेजी भाषा। तो त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषाएं आती हैं और तीनों भाषाओं को हम आपके सामने कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, मातृभाषा में सबसे पहले बच्चे को मातृभाषा में सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा किसी भाषा में सीखता है तो वह अपनी मातृभाषा में सीखता है। उसके बाद जब मातृभाषा से जोड़कर आप प्रांतीय भाषा में बच्चे को सिखाते हैं तब वह उसका विकास ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद आप तीसरी भाषा का प्रयोग विभिन्न भाषा के बहुभाषिकता का रूप लाने के लिए आप अदर भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुभाषिकता का रूप देने के लिए अपनी शिक्षण कार्य को बहुभाषिकता का रूप देने के लिए आप इस भाषा को भी ले सकते हैं। और त्रिभाषा सूत्र में आपकी 3 भाषाएं आती हैं। पहली भाषा आपकी हो गई मातृभाषा और दूसरी भाषा हो गई प्रांतीय भाषा, तीसरी भाषा आपकी हो गई अंग्रेजी भाषा। तो इन 3 भाषाओं को जो त्रिभाषा सूत्र में रखा गया है। तो चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए ये बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करता है। चलिए आगे चलते हैं। इसी आधार पर हमारा प्रश्न है, आंग्ल भाषा नहीं है, आधुनिक भारतीय भाषा नहीं है, मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा। आपको प्राथमिक भाषा जोड़ना है। हिंदी भाषा, जरूरी नहीं है कि हिंदी भाषा ही सबकी मातृभाषा हो, जरूरी ना हुए कि हिंदी भाषा सबकर मातृभाषा होवे। काहे से कि आप लोग जानते ही हैं, ये देखिए जो हिंदी भाषा है हमारे यहाँ नहीं, तो शहर में जब आप रहेंगे, शहर में जाइए तो शहर में आपको हिंदी बोलने को मिलती है, लेकिन जब आप गांव में चले आएंगे, ग्रामीण निवास करने आएंगे तो गांव में आपको भोजपुरी मिलती है। क्या मिलती है? भोजपुरी मिलती है। बिहार में जाइए तो भोजपुरी मिलती है। फिर उसके बाद यहाँ पर जाइए, राजस्थान में जाइए तो उनकी मातृभाषा राजस्थानी होती है। कौन सी होती है? तो राजस्थानी होती है। तमिलनाडु में जाइए तो तेलुगु होती है। कौन सी होती है? तेलुगु होती है। अब बताइए, तो सबकी मातृभाषा क्या एक ही हुई? तो सबकी मातृभाषा एक नहीं होती है, सबकी मातृभाषा अलग अलग होती है। जब सबकी मातृभाषा अलग अलग होती है तो दोस्तों अब देखिए, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा की बात यहाँ पे की गई है। तो प्रथम भाषा अभी मैंने बताया है कि मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा। जब मातृभाषा नहीं होगा तब जाके आपकी प्रांतीय भाषा मिलेगी। ठीक है, यही आपका सही उत्तर हो गया। चलिए फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है अपना? तो अगला प्रश्न है, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद नाम किम। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है, उसका क्या नाम है? तो आइए देखते हैं। केवलम, पहली बार आपका नकारात्मक शब्द मिला, नकारात्मक, नाका नहीं दोस्तों, नकारात्मक है। ठीक है, नकारात्मक। तो नकारात्मक शब्द कौन सा है यहाँ पे? केवलम है।
आपको केवलम मिल गया तो इसका मतलब है कि यह उत्तर तो एकदम नहीं हो, इसको एकदम से एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। 3 ऑप्शन बचे आपके पास। मातृभाषा माध्यमेन अधिगम, मातृभाषा माध्यमेन अधिगमः, उसके बाद प्रथम मातृभाषायाः अधिगम तदंतरम अधिक नाम भाषाणाम योगः, और उसके बाद अनेक भाषाणाम, ये देखिए अनेक भाषाणाम विदेशी भाषाणाम चा मातृभाषा रूपेण अध्ययनम, विदेशी भाषा का मातृभाषा के रूप में आप अध्ययन करेंगे तो नहीं, उसको तो त्रिभाषा सूत्र में रखा गया है और 3 भाषाओं में योग किया गया है, तो इनको ये भी नहीं हो गया। 2 ऑप्शन आपके बचे हैं, मातृभाषा माध्यमेन, मातृभाषा के माध्यम से अधिगम करना, तो सिर्फ मातृभाषा, जब यहाँ पे एक ही भाषा की बात की गई है मात्र, मैंने कहा था जब मात्र की भी बात आ जाए तो यह भी गलत हो जाता है। मातृभाषा माध्यमेन अधिगम, सिर्फ मातृभाषा की बात है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या क्वालिटी, क्या खासियत है इस प्रश्न में, इस प्रश्न में यह इस विकल्प में यह खासियत है आपकी, यह सही क्यों बनने जा रहा है, आइए देखते हैं। प्रथम मातृभाषा या अधिगम, पहले आप बच्चे को मातृभाषा में सिखाएंगे, किसमें, मातृभाषा में सिखाएंगे, इसके बाद दूसरी भाषा, अधिक भाषायाम होगा, इसके बाद दूसरी भाषा का योग करेंगे, इसके बाद दूसरी भाषा का आप क्या करेंगे, योग करेंगे इसमें, तब जाके यह त्रिभाषा सूत्र पर आधारित बहुभाषावाद कहलाएगा। बहुभाषावाद भी त्रिभाषा का सूत्र ही कहलाता है, मतलब एक भाषा से अधिक भाषा में बच्चे को पढ़ाना। जैसे कि गांव में पढ़ाया जाता है, तो अब यहीं पे आपको हम पहले भोजपुरी में आपकी मातृभाषा में पढ़ाएं, फिर उसके बाद हिंदी में पढ़ाएं, उसके बाद कोई और भाषा जोड़ें, तो या आपकी मातृभाषा हिंदी हो तो पहले हिंदी में पढ़ाएं, फिर उसके बाद आपकी प्रांतीय भाषा में पढ़ाएं। तो जिस तरह से जैसी भाषा हो उस तरह से वैसा रूप लेना चाहिए, तो वैसे रूप लेकर उनका योग करके आपको पढ़ाना ही क्या कहलाता है, मातृभाषा का आधारित बहुभाषा सूत्र कहलाता है, बहुभाषावाद कहलाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो इसमें कौन सा हो गया, पहले आप मातृभाषा आधारित अधिगम देंगे बच्चे को, फिर उसके बाद किसी अन्य भाषा को उसमें जोड़ेंगे। तो पहले मातृभाषा को प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, पहले किस भाषा को प्राथमिकता दी जाती है, तो पहले बच्चे की मातृभाषा को। ठीक है, चलिए चलते हैं। विद्यालयी भाषा शिक्षा नीति ज्ञायते, विद्यालयी भाषा की शिक्षा नीति जानी जाती है, विद्यालयी भाषा की शिक्षा नीति जानी जाती है। किस आधार पे जानी जाती है, देखिए, बहुभाषा शिक्षा इति, बहुभाषा शिक्षा इति इस नाम से जानी जाती है, या फिर शिक्षायाम भाषा इति इस नाम से जानी जाती है। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद इति इस नाम से जानी जाती है, या फिर आपका त्रिभाषा सूत्रम इति नाम से जानी जाती है। अभी अभी हमने बताया कि मातृभाषा जो विद्यालयी भाषा शिक्षा नीति है वह आपकी किस भाषा के नाम से जानी जाती है, तो त्रिभाषा सूत्र, 3 भाषाओं के सूत्र के नाम से जानी जाती है, त्रैभाषा सूत्रा नाम के नाम से जानी जाती है। ठीक है, 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं, पहली मातृभाषा, दूसरी प्रांतीय भाषा, तीसरी अंग्रेजी भाषा, यही त्रिभाषा सूत्र हैं। ठीक है, अब बच्चे की चाहे जो प्रांतीय भाषा हो चाहे जो मातृभाषा हो उसको ध्यान में रखते हुए अध्ययन अध्यापन का कार्य करना चाहिए। चलिए 9वां हो गया, तो 10वें पर आते हैं। शिक्षकः मतलब शिक्षक, गुरुजी, मास्टर साहब जो आप बनने वाले हैं, पेपर देने के बाद तो आप शिक्षक ही बनने वाले हैं। चलिए, शिक्षकः तृतीय कक्षायाः विद्यार्थिनः एकम आवरकम निर्मातुम निर्देशम ददाति, शिक्षक ने कक्षा 3 में विद्यार्थियों को आवरक यानी कि देखिए एनवलप या आवरक, या इसी को हम लोग कह दें हिंदी में तो लिफाफा, क्या कहते हैं, लिफाफा कहते हैं। लिफाफा निर्माण करने के लिए निर्देश दिया, क्या किया, निर्देश दिया। विद्यार्थी निर्देशस्य पालनम करोति, विद्यार्थी निर्देश का पालन करते हैं, विद्यार्थी निर्देश का पालन करते हैं। भाषा कक्षायाम एव विधः गतिविधि सहायम करिष्यति,
तो भाषा कक्षा की इस विधि में जो गतिविधि है वह सहायता करती है, किसमें सहायता करती है, किस गतिविधि की सहायता करती है, तो आइए उसको देखते हैं। तो अब बताइए, अब यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके लिए, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। इसमें आप हमेशा गलती करते हैं। हमेशा गलती क्यों करते हैं? क्योंकि आप इस प्रश्न में भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित कैसे होते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लेखन कौशल, पहली बात इसमें यह है कि इसमें वहाँ लेखन की बात नहीं की गई है, वहाँ पे कुछ निर्माण की बात की जा रही है, तो लेखन तो कट गया। पहला काम आपका, पहला ऑप्शन कट गया। संभाषण कौशल विकास है, संभाषण कौशल की भी बात इसमें नहीं की गई है, यहाँ निर्माण की बात हो रही है। तो अब बताइए, इस तरह से तो आप श्रवण कौशल को भी यहाँ से निकाल देंगे कि श्रवण कौशल की बात कहाँ से हो रही है। यहाँ पे तेसाम सृजनात्मकताया विकासे, उसके सृजनात्मक कौशल का विकास, यही आपका आंसर आपको लग रहा होगा। लेकिन जितने भी लोग इसको आंसर लगाए होंगे दोस्तों, वह गलत होगा। क्यों गलत होगा? आप अपना सिर पकड़ के, बाल पकड़ के मत खींचिए, हम आपको बता रहे हैं कि क्यों गलत होगा। बहुत ही बारीकी से इसमें ध्यान देना था। क्यों? देखिए, इसमें शिक्षक ने निर्देश दिया, आवरक यानी कि लिफाफा बनाने का निर्देश दिया और बच्चे उसका पालन कर रहे हैं। शिक्षक ने यह नहीं कहा कि आप स्वयं से लिफाफा निर्माण कीजिए। यदि बच्चा स्वयं से लिफाफे का निर्माण करता, खुद से लिफाफे का निर्माण करता, तब यह ऑप्शन आपका सही हो जाता। सृजनात्मक बालक, सृजनात्मकता का विकास होता बच्चे का, वह चाहे पेपर को पहले इस साइड से फोल्ड करता, चाहे इस साइड से मोड़ता, चाहे आगे चाहे पीछे, चाहे छोटा बनाता चाहे बड़ा बनाता लिफाफा, लेकिन लिफाफा बनाता, तब उसके सृजनात्मक कौशल का विकास होता। लेकिन यहाँ पे शिक्षक निर्देश दे रहा है, बच्चा उसको ध्यान से सुन रहा है, सुनने के बाद वह कार्य कर रहा है, अपने बुद्धि विवेक से कार्य नहीं कर रहा। जब अपने बुद्धि विवेक से कार्य नहीं करेगा, स्व बुद्धयाम ना प्रयोग, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा है, तब जाके यहाँ पे बात किसकी हो रही है? तो यहाँ पे उसके ध्यान से सुनने की बात है कि शिक्षक क्या क्या बोल रहे हैं, कब किस पैटर्न को बोल रहे हैं। पहले एक पेज है तो पहले दाहिने से मोड़ने को कह रहे हैं या बाएं से मोड़ने को कह रहे हैं, पहले ऊपर से मोड़ने को कह रहे हैं या फिर नीचे से मोड़ने को कह रहे हैं। तो इसको ध्यान से सुनकर तब जाके कार्य करना है। तो यहाँ पे श्रवण कौशल का विकास हो रहा है। यहाँ पे किसका विकास करा रहा है? तो श्रवण कौशल का विकास करा रहा है। आप ध्यान से इसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि शिक्षक इसमें क्या कार्य करवाना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कौन सा है? 11वां प्रश्न है। तो देखिए, हम पढ़ते हैं, विद्यार्थी नाम श्रवण कौशल से आकलनम कर्तुम शक्यते। विद्यार्थियों की श्रवण कौशल का आकलन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले प्रतिदिन पुनः पुनः अभ्यासम करोति। प्रतिदिन आकलन की बात हो रही है तो रोज रोज अभ्यास करने से थोड़ी होगा, रोज रोज अभ्यास करने से थोड़ी होगा। क्या हो रहा है भाई? थोड़ा सा आ जाइए महाराज जी, आ जाइए। नाराज़ काहे हो रहे हैं? नाराज़ नहीं होने देंगे आपको, आप ही से तो सब कुछ होने वाला है। चलिए आते हैं। प्रतिदिन बार बार अभ्यास से श्रवण कौशल का विकास, श्रवण कौशल का आकलन करना है तो बार बार अभ्यास से थोड़ी होगा। कथायाम वर्णन कृत्वा तदोपरि बोधपरक प्रश्नार्थ, दूसरा वाला आपका। तीसरा क्या है? अधिकम मौन वाचन से श्रवण, सीधी सीधी बात कट गई। श्रवण कौशल की बात हो रही है तो मौन वाचन कहाँ से आ गया? मौन वाचन में बच्चा कहाँ से सुनेगा? ये तो सीधे सीधे कट गया। छात्रान भ्रमणार्थम बहिनीत्वा। अब बताइए, छात्रों को बाहर भ्रमण कराकर, तो छात्रों को बाहर भ्रमण कराएंगे तो उसके श्रवण कौशल का विकास थोड़ी होगा, उसके सृजन कौशल का विकास होगा। नई नई चीज़ें देखेगा, उत्तेजनात्मक कौशल का विकास होगा, उसमें नई नई उत्तेजना उपस्थित होंगी, नए नए विचार उत्पन्न होंगे उसके दिमाग में। तो आइए देखते हैं फिर यहाँ पे, कथायाः वर्णनम कृत्वा। पहले आप कहानी कहिए, पहले आप क्या कहिए?
कहानी कहिए तो बच्चा ध्यान से सुनेगा, ठीक है। कहानी कहने के बाद उस पर आधारित प्रश्न पूछिए बच्चे से, तब उसके श्रवण कौशल का आप क्या कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि बच्चे ने कितनी जानकारी अर्जित की। सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे अच्छा आपका ऑप्शन कौन बना, तो ऑप्शन नंबर बी बना, ऑप्शन नंबर बी बना। कैसे बना, तो पहले आप कहानी कहेंगे, फिर उस पर आधारित बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। जब प्रश्न पूछेंगे तब समझ में आएगा कि बच्चे ने कितना सीखा, ठीक है, बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित किया उस कहानी से, कितने ध्यानपूर्वक वह सुन रहा था। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि आप इतनी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं बातों को और अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने में मेहनत कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या होगा, तो आगे चलते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है हमारा, पठनस्य प्रारंभिक स्थितो शिक्षक ध्यानम दद्यात्। अब बताइए, शिक्षक पढ़ने के प्रारंभिक स्तर पर, पठन के यानी कि शिक्षण के प्रारंभिक स्तर पर, प्रारंभिक स्तर की बात की जा रही है, बच्चे के प्रारंभिक स्तर की बात की जा रही है। जब बच्चे के प्रारंभिक स्तर की बात की जा रही है, भाषा या वर्णमाला या कंठस्थीकरण। अब बताइए, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को वर्णमाला का कंठस्थीकरण कौन कराता है, ये तो कट गया। पठनस्य प्रवाहे, पठन में प्रवाह द्वारा, वेग द्वारा पढ़ना। तो वेग, अभी बच्चा स्कूल गया ही कि आप उसको वेग से पढ़ने की बात कर रहे हैं, धारा प्रवाह से पढ़ने की बात कर रहे हैं, धारा प्रवाह से पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो यह भी क्या हो गया, गलत हो गया। अक्षर ध्वनि समन्वय, तो ये देखिए, सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर आप देखेंगे कि बच्चा अपनी ध्वनि और अक्षरों, ध्वनि और अक्षर का समन्वय सही से कर ले जाए, समन्वय इनका सही से वह अगर कर ले जा रहा है, यही उसके लिए बहुत है, यही उसके लिए कारगर साबित है, यही उसके लिए आवश्यक है। ना कि पहले ही वर्णमाला आप करा दें, पहले ही धारा प्रवाह पढ़ा दें, पहले ही पढ़ने में शुद्धता ला दें। तो प्राथमिक स्तर है बच्चे का जब प्राथमिक स्तर है, तो सबसे पहले तो बच्चा ध्वनियों और शब्दों का उच्चारण तो सही से कर ले, उनका समन्वय तो सही से करना सीख ले, उसके बाद वह पढ़ने में प्रवाह लाएगा, धारा प्रवाह पढ़ेगा, उसके बाद कंठस्थीकरण होगा वर्णमाला का, उसके बाद उसके पढ़ने में शुद्धता आएगी, ठीक है। तो पहला क्या कार्य हो गया, आपका आंसर सी सही हो गया, इसमें सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो गया। क्यों सही हो गया, मैंने व्याख्या कर दिया। चलिए, संभाषण समय उचितेन उच्चारेण सह समुचित शब्दानाम समुचित क्रमेण। ये देखिए, ये रहा आपका प्रश्न। अब ये प्रश्न जब आपका ये है, तो चलिए इसके विकल्प पर ध्यान दिया जाए। संकेत भाषा, अब बताइए, संभाषण के समय उचित शब्दों का उचित क्रम में उच्चारण करना क्या कहलाता है। संभाषण के समय, देखिए क्या है, संभाषण के समय उचित शब्दों का, समुचित शब्दों का समुचित क्रम में, उचित शब्दों का उचित क्रम में उचित उच्चारण, उचित रूप से उच्चारण करना ही क्या कहलाता है, तो उचित रूप से उच्चारण करना ही भाषा या संभाषण प्रक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, तो संभाषण प्रक्रिया कहलाता है। इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। शब्दों का उचित उच्चारण, शब्दों का उचित क्रम में उचित उच्चारण करना, उचित उच्चारण करना संभाषण कौशल कहलाता है, ये संभाषण प्रक्रिया कहलाता है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नो भवति। भाषा अध्ययन में, यानी कि भाषा अध्ययन या भाषा कौशल में, भाषा अध्ययन या भाषा अधिगम में, भाषा
अधिगम के समय अंतिम प्रयत्न कहलाता है। तो इसमें 4 प्रयत्न किए जाते हैं दोस्तों। कितने प्रयत्न? 4 प्रयत्न किए जाते हैं। भाषा कौशल कितने होते हैं? तो भाषा कौशल हमने बताया था 4 होते हैं। तो वही भाषा अधिगम में कार्य करते हैं। तो पहला क्या होता है? श्रवणम होता है। पहला क्या होता है? श्रवणम होता है। और दूसरा क्या होता है? भाषणम होता है। दूसरा क्या है? भाषणम है। तीसरा क्या है? पठनम है। तीसरा क्या है? पठनम है। चौथा क्या है? तो चौथा लेखनम है। दोस्तों अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आया था तो आप LSRW का ट्रिक लगा सकते थे। इसमें क्या कर सकते थे? LSRW का आप ट्रिक लगा सकते थे और आसानी से यह प्रश्न आपका हल हो जाता। LSRW देखिए, इसने अंतिम चरण पूछा है। भाषा अध्ययन के अर्थ में अंतिम चरण क्या होता है? तो अंतिम चरण आपका क्या होता है? तो लेखनम होता है। या फिर इसी को आप सुबोपल से भी ट्रिक लगा सकते थे। सुबोपल की भी ट्रिक लगा सकते थे। तो सुबोपल की भी ट्रिक लगाते तब भी लेखनम ही आएगा। देखिए चारों कौशल दिया हुआ है, भाषण दिया है, लेखनम दिया, चारों कौशल कहाँ दिया है जी? पठनम नहीं दिया है। ठीक है, चलिए लेखनम, लेखनम इसमें आपका क्या होता है? अंतिम चरण होता है। ठीक है, चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है आपका? शिक्षणे प्रारंभिक कक्षासु उत्तमो विधि अस्ति। शिक्षण के समय प्रारंभिक कक्षा में सबसे उत्तम विधि है। शिक्षण के समय प्रारंभिक कक्षा में सबसे उत्तम विधि है। तो सबसे उत्तम विधि कौन सी है दोस्तों? आइए देखते हैं कि सबसे उत्तम विधि कौन सी है। भाषा अनुवाद विधि। भाषा अनुवाद विधि हमने बताया है कि व्याकरण पढ़ाइए, बच्चे को साहित्य पढ़ाइए, साहित्य के साथ साथ उसका अनुवाद करते चलिए, भाषा अनुवाद विधि है। गीत नाट्य विधि, ये देखिए आगे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। गीत नाट्य विधि, सस्वर पाठन या कविता पाठन, कविता पठन से बच्चा क्लास में रुचि लेता है। बच्चा क्या करता है? क्लास में रुचि लेता है। या फिर अभिनय विधि, अभिनय विधि द्वारा, अभिनय विधि द्वारा बच्चा क्या करता है? क्लास में सबसे ज़्यादा रुचि लेता है। सबसे उत्तम जो ऑप्शन आपका है यह है, क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात की गई है तो वहाँ व्याख्या विधि कार्य नहीं करती। या तो उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो गई, उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो गई। कौन? व्याख्या विधि। दंडान्वय विधि भी जो आपकी है यह भी आपकी उत्तम विधि नहीं है, यह भी आपकी उच्च प्राथमिक विधि में ही आएगा। भाषा अनुवाद विधि भी आपका किस में आएगा? उच्च प्राथमिक में आएगा। यानी कि प्राथमिक में कौन आ गया? गीत नाट्य विधि आ गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 15 हो गया। 15 के बाद 16वां क्या है? गद्य शिक्षणस्य अंगः वर्तते। तो बहुत छोटा छोटा प्रश्न है दोस्तों। गद्य शिक्षण से अंगः वर्तते, यानी कि गद्य शिक्षण का अंग होता है। कौन कौन सा होता है? वाचनम, व्याख्या, विचार विश्लेषण, सर्वे। इसमें सर्वे है, सभी है। क्यों है? क्योंकि उसका वाचन किया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है गद्य शिक्षण की, और विचारों का विश्लेषण किया जाता है। यानी कि तीनों का तीनों है। तो इसका मतलब उत्तर कौन सा हो गया? सर्वे। सर्वे मतलब सभी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। तो प्राथमिक स्तरे पद्य शिक्षण से विधि नास्ति। प्राथमिक स्तर पर पद्य शिक्षण विधि नहीं है। प्राथमिक स्तर पर पद्य शिक्षण विधि नहीं है। ध्यान देंगे कौन सा? नहीं की बात ध्यान देंगे। किसकी बात ध्यान देंगे? नहीं की बात ध्यान देंगे। तो नहीं क्या है? पहला गीत विधि है, अभिनय विधि भी है। अब ये देखिए प्राथमिक स्तर पर पद्य विधि, व्याख्या विधि, अभी अभी हमने बताया कि यह उच्च प्राथमिक की विधि है, उच्च प्राथमिक स्तर की विधि है। तो उच्च प्राथमिक स्तर की जब यह विधि है तो आपकी बची कौन सी? यह हो गई। अब उसने क्या पूछा है? नास्ति पूछा है, नहीं पूछा है। जब नहीं पूछा है तो यही आपका उत्तर भी हो गया। व्याख्या विधि प्राथमिक स्तर की विधि नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। कितने प्रश्न बचे हैं आपके? 2 या 3 प्रश्न और बचे होंगे। तो मातृभाषाया संसाधन रूपेण, मातृभाषाया संसाधन रूपे प्रयोग दृष्टिया अधोलिखितेषु का उचित उक्ति समीचीना। भाषा, मातृभाषा को संसाधन रूप में प्रयोग करने के लिए सबसे उचित उक्ति है, सबसे उचित विकल्प कौन सा है? चलिए देखते हैं। तो एसाम बाला नाम अधिगमे चिंतने संप्रेषण चा सहाय। अब देखिए एसाम बालकों के अधिगम में चिंतन के लिए संप्रेषण में सहायक होती है। तो ये इसका कोई मतलब नहीं है।
इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मातृभाषा को संसाधन रूप में प्रयोग करने की बात की गई है। तो संसाधन में एसाम बाला नाम अधिगमे चिंतन संप्रेषण, चिंतन और संप्रेषण में क्या करना है, उसको सहायक बनाना है। तो अधिगम और संप्रेषण में सहायक बनाना है, तो सहायक बनाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तेसाम अर्थबोध प्रक्रिया मातृभाषा गुणात्मक भूमिका निर्वहन, तो उसकी अर्थबोध प्रक्रिया को मातृभाषा गुणात्मक भूमिका निर्वहन करती है, गुणात्मक भूमिका का निर्वहन करती है, गुणात्मक भूमिका का निर्वहन नहीं करती है। चलिए, शिक्षण विधि नाम विस्तार्थम मातृभाषा सहायम करोति। अब देखिए, शिक्षण की विधियों में विस्तार पूर्वक मातृभाषा, शिक्षण विधियों के विस्तार में मातृभाषा सहायक होती है, यह भी नहीं है। शिक्षण विधियों के निर्माण में मातृभाषा सहायक होती है, लेकिन यहाँ पे उचित उक्ति देखना है, द्वितीय भाषाया उपेक्षा। द्वितीय भाषा संसाधन के रूप में हमें प्रयोग करना है ना। जब संसाधन के रूप में प्रयोग करना है तो देखिए, जब मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग करने की बात आए तो यहाँ पे देखिए, वहाँ पे त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग आप करेंगे। त्रिभाषा सूत्र का जब प्रयोग करेंगे तो आप खुद देखिए, द्वितीय भाषा की उपेक्षा करते हुए, द्वितीय भाषा की उपेक्षा करते हुए मातृभाषा वहाँ पे क्या होती है, मातृभाषा में शिक्षण कार्य करना सहायता प्रदान करता है। क्योंकि जो मातृभाषा है, मातृभाषा है, इसमें बच्चा सबसे अधिक सीखता है, सबसे अधिक और सबसे जल्दी, सबसे सरल रूप में सीखता है, सबसे सरल, सबसे जल्दी, सबसे अच्छे तरीके से सीखता है, किसमें, मातृभाषा में। इसलिए द्वितीय भाषा की उपेक्षा करते हुए बालक को मातृभाषा में सिखाना चाहिए। द्वितीय भाषा की उपेक्षा करते हुए मातृभाषा में बच्चे को सिखाना चाहिए। भाषण देखिए, मातृभाषा संसाधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सबसे उत्तम विधि कहलाती है। मातृभाषा में बच्चे को शिक्षण कार्य किया जाए, बच्चे का शिक्षण कार्य किया जाए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। पत्राधानम एकम उदाहरणम अस्ति। पत्राधान एक उदाहरण है, पत्राधान एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है पत्राधान का? पत्राधान मतलब पोर्टफोलियो। अभी मैंने कल विस्तृत व्याख्या के साथ इसको आपको बताया था। इसमें क्या होता है, तो एक पत्र होता है, उस पर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, तो बच्चे के दोष को लिखा जाता है, बच्चे के दोष को लिखा जाता है, बच्चे के गुण को लिखा जाता है, बच्चे का मूल्यांकन रूप लिखा जाता है, बच्चे का क्या लिखा जाता है, मूल्यांकन रूप लिखा जाता है। ठीक है, तो बच्चे की कमी, बच्चे के गुण, बच्चे के दोष, बच्चे की पूरी जानकारी, और शिक्षक इसी के अनुसार खुद का भी आकलन करता है। इसके अर्थात पोर्टफोलियो से विद्यार्थी और शिक्षक दोनों का आकलन एक साथ हो जाता है, दोनों का आकलन होता है। क्या होता है, दोनों का आकलन होता है। कैसे होता है, आप बच्चे को कितना सिखाने में समर्थ हैं, बच्चे ने कितना सीखा, बच्चा पहले बच्चे का पूर्व ज्ञान देखिए, बच्चे के पूर्व ज्ञान के बाद आपने उसे कितना सिखाया वह देखिए। जब इन सबको जोड़कर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपने उसको, आप सिखाने में उसको कितना सक्षम हुए उसकी भी तुलना करेंगे, तब आपको अपना आकलन और बच्चे का आकलन, दोनों का आकलन समझ में आ जाएगा, दोनों का मूल्यांकन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे उचित जो आपका उदाहरण है वह क्या है, उचित विकल्प है आपका क्या है, तो उस आधार पे सी है। उभयम स्वतः आकलनस्य शिक्षक आकलनस्य च। उभयतम स्वतः का मतलब विद्यार्थी का और शिक्षक का, दोनों का आकलन। उभय का मतलब दोनों का आकलन एक साथ हो जाता है, किसमें, पोर्टफोलियो विधि में। चलिए आगे चलते हैं। ये 19वां प्रश्न था, तो 19वें प्रश्न के बाद चलते हैं। अच्छा 20 प्रश्न भी हैं, 20 प्रश्न क्या, 21 प्रश्न आगे भी है। वर्ग प्रहेलिका। वर्ग प्रहेलिका मतलब वर्ग पहेली। वर्ग पहेली जो आपकी किताब में दिया होता है, शब्दों का निर्माण कीजिए, दिया होता है ना, जैसे का दिया है, यहाँ पे माँ दिया है, यहाँ पे च दिया है, यहाँ पे ला दिया है, यहाँ पे हा दिया है, तो इनको मिलाकर शब्दों का निर्माण करना, वर्गों से शब्दों का निर्माण करना। तो इस विधि से क्या होता है, इस विधि से बच्चे में किसका क्या बढ़ता है, बच्चे का क्या बढ़ता है,
श्रवण कौशल का विकास होता है तो नहीं, श्रवण कौशल का यहाँ पे शब्दों का निर्माण किया जा रहा है, सृजनात्मक की बात हो रही है। साहित्यिकम, अब बताइए यहाँ पे अक्षरों का अक्षर हैं, अक्षरों से जोड़कर आप क्या बना रहे हैं, अक्षर और अक्षर जोड़कर आप शब्द का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे साहित्य की बात कहाँ आ गई, वाक्य तो बना ही नहीं, साहित्य कहाँ से बन जाएगा। तो यहाँ पे अक्षर और लेखनार्थम, लेखने की बात तो यहाँ पे हुई नहीं। लिखने की बात तब बढ़ती है जब आप बच्चे को अनुकरण विधि बताइए, लेखन विधि में साहित्य कुछ प्रश्न दे दीजिए और वह उस पर खुले अंत का उत्तर दे, उस पर उसकी व्याख्या करे। निबंध दे दीजिए, निबंध के लिए एक शब्द दे दीजिए, उस पर एक शब्द दीजिए, उस पर 10 वाक्य लिखने को बोलिए। इस पर बच्चे के लेखन का विकास होता है। और इसमें क्या होता है, अक्षर और अक्षर मिलकर शब्द बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे बच्चे के शब्द ज्ञान का वर्धन होगा, शब्द ज्ञान का वर्धन होगा, मतलब शब्द का विकास होगा, शब्दकोश का विकास होगा बच्चे के। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्राथमिक स्तरे महत्वपूर्णम अस्ति बालस्य भाषा विकार्थम अस्ति। प्राथमिक स्तर पर महत्वपूर्ण है, क्या है, भाषा विकास में, भाषा बालक के भाषा विकास में प्राथमिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण है। तो कौन है, तो यहाँ देखिए व्याकरणस्य ज्ञानम, व्याकरण ज्ञान नहीं, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण ज्ञान की बात नहीं की जा सकती। भाषा या पुस्तकम, पाठ्य पुस्तकम बहुत ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि एनसीईएफ ने इसको टाल दिया है कि आप पाठ्य पुस्तक को नहीं, आप बालक को क्या करेंगे, केंद्रित बनाएंगे। ठीक है, पाठ्य पुस्तक को उसने इसमें गौड़ मान लिया है, क्या मान लिया है, गौड़ मान लिया है। ठीक है, बालस्य आकलनम, बालक का आकलन। अब बताइए भाषा विकास में बालक का आकलन कहाँ से आएगा, तो बचा क्या, समृद्ध वातावरण, भाषा समृद्ध वातावरणम, भाषा का समृद्ध वातावरण, भाषा समृद्धम वातावरणम, भाषा का समृद्ध वातावरण, भाषा समृद्ध वातावरण। और मैंने कहा था कि जहाँ पर बच्चे को भाषा समृद्ध वातावरण मिल जाए, सबसे अच्छा यही उदाहरण है। आप ट्रिक अगर सकारात्मक शब्दों को अगर आप ध्यान दिया होगा तो आराम से इसको आप कर सकते हैं। क्यों आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यह सकारात्मक शब्दों में आपको ट्रिक के रूप में बताया हुआ है, समृद्ध वातावरण। ठीक है, चलिए फिर अब देखते हैं आगे हमारे प्रश्न हैं कि नहीं हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने हमें इतनी देर तक देखा, इतनी देर तक सुना, इतनी देर तक आपने अपना ज्ञान अर्जन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे क्लास को आपसे यह आग्रह रहेगा कि लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। बस।